हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। आपके सेकेंड टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एज वेल। सो चलिए लेट्स बिगिन। नेशनलिज्म इन इंडिया के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉमन आइडेंटिटी या फिर इंडिया में ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कैसे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। और हमारी कहानी के नायक होंगे महात्मा गांधी। उनकी एंट्री कैसे होती है और वो आने के बाद में कौन से 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह में हिस्सा लेते हैं। लोगों का स्वराज को लेके क्या ओपिनियन था, अलग अलग लोगों के स्वराज के प्रति क्या राय थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन कोऑपरेशन इन द खिलाफत मूवमेंट, the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. We are going to talk about the civil disobedience and salt satyagrah. अलग अलग लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति क्या पर्सपेक्टिव था, इसे जानेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे इंडिया ने इवेंचुअली एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग अपने अंदर एस्टैब्लिश किया फ्रॉम बीइंग कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू भारत और हिंदुस्तान। आज इस टॉपिक के साथ हम इन चीजों को जानेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फीलिंग, जो नेशनहुड की फीलिंग आई, ये आई कहां से, या ये देशभक्ति का जो लहर इंडिया में पैदा हुआ, टू व्हाट डज इट ओ द ओरिजिन। तो हमें ये समझना होगा कि शायद हमने आपसी एकता की वजह से शायद हम उतना नहीं जुड़े जितना हम जुड़े because of our grudges against the colonial government। यानी कि एंटी कलोनियल ये मूवमेंट ज्यादा था rather than true nationalism। हम सब ने 1857 के बारे में पढ़ा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमें बताया जाता है कि 1857 में one important reason why India could not attain its independence was कि लोग टुकड़ों में लड़ रहे थे, अपनी अपनी रियासतों के लिए लड़ रहे थे। सिर्फ झांसी की रानी was fighting, she was fighting for झांसी, तांत्या तोपे was fighting for something else। Everybody was fighting for their own territories, so there was no collective fight against the British। और यहाँ पे भी हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि शायद ट्रू नेशनलिज्म बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुई होगी। इनिशियली द स्ट्रगल बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ एंटी कलोनियल स्पिरिट। तो सभी लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से परेशानी थी, चाहे वो किसान थे या व्यापारी थे या फिर देश के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे। एवरीबडी हैड देयर ग्रजेस अगेंस्ट द कलोनियल गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड हेंस there was a thread which united them together, and eventually that led to the biggest revolution in India। So there was common hatred towards the oppression of the British rule। हर ग्रुप का आइडिया, एस्पिरेशन अलग था। एवरी ग्रुप हैड डिफरेंट एस्पिरेशंस, बट कहीं ना कहीं उन सारी एस्पिरेशंस में अंग्रेजों का जाना जरूरी था, एंड दैट्स व्हाट लेड टू दिस रिबेलियन। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो आप लोगों को पता होना चाहिए is one very important reason why probably India got its independence, and when it got its independence was the world wars। वर्ल्ड वॉर के होने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ था, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हो या फिर उसके सोल्जर्स का लॉस हो या फिर उसकी फॉरेन एसेट्स या प्रॉपर्टी का लॉस हो। एंड कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर पड़ चुकी थी। इट डिड नॉट हैव द सेम फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल माइट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट वाज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टू रूल इंडिया। इंडिया के ऊपर हुकूमत करना उनके लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। सो आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम आवर फ्रीडम फाइटर्स। Everybody has worked very hard and everybody had sacrificed a lot in order for us, for me and you to be born in free India। But at the same time we'll have to appreciate this, that one important reason for India attaining its freedom was also the impact that World War had on the British economy। So the unspoken reason behind Indian freedom would be obviously
वर्ल्ड वॉर्स की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को, एंड इसीलिए उन्होंने खुद ये ज़रूरी समझा कि अब धीरे धीरे उन्हें रैप अप करना चाहिए अपनी इंडियन एम्पायर को, एंड दे शुड फोकस ऑन यूनाइटेड किंगडम। सो ब्रिटेन इनकर्ड अबाउट 7,15,000 मिलिट्री डेथ्स, और लगभग इससे 2 गुना ज़्यादा लोग वुंडेड थे। इसका लगभग 3.5% ऑफ ह्यूमन कैपिटल डिस्ट्रॉय हो चुका था, 10% एंड 24% ऑफ इट्स ओवरसीज एसेट्स जो थे वो खो चुका था ये, और अपनी जीडीपी के 25% से ज़्यादा पैसे वो खर्च कर चुका था इन वॉर के लिए, फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यू अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमी। अब क्योंकि वॉर में काफ़ी नुकसान ब्रिटेन उठा चुका था, तो उस नुकसान की भरपाई करना ज़रूरी था, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन was continuously thinking of devious means and devices जिससे कि वो अपने लॉसेस को थोड़ा थोड़ा रिकवर कर सके, और उसी दिशा में one step was the introduction of income tax in India. The gentleman that you see is James Wilson. James Wilson नाम का ये व्यक्ति है, और he is the person जिसने इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, एंड apart from all the burden, over and above all the burden that British were already subjecting the Indians to, a new evil practice had originated, and that was the income tax. एक तरफ तो आप यहाँ के लोगों से लगान वसूल रहे थे, इनकम टैक्स वसूल कर रहे थे, और दूसरी तरफ आपको उनकी जान की कीमत की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन या प्रोबेबली इंग्लैंड ने इंडिया में बहुत सारे फैमिन्स को ऑर्केस्ट्रा किया या फिर इंजीनियर किया विद देयर ग्रीड। दे टुक सच स्टेप्स जिसकी वजह से इंडिया हैड टू फेस a lot of famines, and the most famous one being the famine of Bengal, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जानें खोई, जिसमें एक बहुत ही ऑफन कोटेड स्टेटमेंट है ब्रिटिश लीडर्स का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इतने सारे लोग मर रहे हैं तो गांधी अभी भी जिंदा क्यों है? अगर इंडिया में खाने की इतनी कमी है एंड इंडिया इज स्ट्रगलिंग फॉर फूड, तो फिर गांधी अभी जिंदा क्यों है? वो क्यों नहीं मर जा रहे हैं? Right? So that tells us a lot about the lack of empathy that the British had for its Indian subjects. So these are some of the images जो हमें बताती हैं कि इंडिया में फूड ग्रेन्स के because import of food grains के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया गया था, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो भी फूड ग्रेन्स यहाँ पे थे उनको भी ब्रिटिश सरकार जो है वो एक्सपोर्ट कर रही थी अपने सोल्जर्स की यूज़ के लिए, अपनी कंट्री के यूज़ के लिए, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस को अनाज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक डेटा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि एनुअल कंजम्पशन ऑफ फूड जो कि 1900 में लगभग 200 केजी था इंडिया में, it had reduced to 137 kgs during World War II। यानी कि इंडियंस का जो एनुअल कंजम्पशन ऑफ फूड अगर 200 kg पर पर्सन था, उसको रिड्यूस करके 137 kgs पे ला दिया गया था, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को शायद खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। Another step that they took was the forced recruitment in army. आर्मी में जो जबरन लोगों को भरा जा रहा था, because Britain had to somehow continue to keep up the fight, and उसकी वजह से it was willing to take just about any step to recruit its soldiers। इसकी वजह से भी लोग नाराज थे। So basically हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम वो बैकग्राउंड को जानना चाह रहे हैं, उस प्रेमिस को जानना चाह रहे हैं जहाँ पे कि every faction of the society was developing some sort of hatred towards the British government and the reasons behind that। तो जिन लोगों को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, they had their reason to hate the British। जिन लोगों को आर्मी में जबरदस्ती एनरोल कराया जा रहा था, they had their reasons to hate the British government।
again, another impact of the World War also was the spread of influenza. इंडियन सोल्जर्स जो इस वॉर में लड़ने के लिए बाहर गए और जिस तरह के कैंप्स में उनको रुकना पड़ा, वहाँ पे जिस तरह का सैनिटेशन का ख्याल रखा गया था, दैट वाज नॉट रियली ग्रेट। और इस वजह से उन सोल्जर्स के साथ इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली एंड इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान देखना पड़ा। विलेजर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी जितनी भी फसल है उसे आर्मी को सौंप दें। सो क्या होता है, देखिए यूजुअली जब भी किसी कंट्री को वॉर के लिए जाना पड़ता है तो बाय डिफॉल्ट उस कंट्री के सभी लोगों के लिए प्रायोरिटी हो जाती है वॉर, और लोग सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाते हैं, और गवर्नमेंट भी अपने बजट का मैक्सिमम अमाउंट जो है बाकी चीज़ों से हटा के वॉर के ऊपर खर्च करने लग जाती है। बट एवरीबडी वुड बी ओके विद इट जब आपको ये लगे कि मेरी कंट्री है, मेरी गवर्नमेंट है, मेरा पैसा है, मेरे देश के काम में आ रहा है, ठीक है, हम सैक्रिफाइस कर लेंगे। बट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट सेम काइंड ऑफ इमोशन फ्रॉम अ कंट्री जिसको आपने टॉर्चर किया है 200 सालों तक? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि ब्रिटेन को वॉर लड़ना है? तो आप बात समझिए, दैट इमोशन विल नेवर एवर रेसिप्रोकेट इन इंडिया, बिकॉज मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, आप मुझ पे राज कर रहे हैं पिछले 200 सालों से। अभी अगर आपका वॉर किसी के साथ चलता है, आई विल हैव नो फीलिंग व्हाटसोएवर, और मेरे अंदर कोई त्याग की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में विलेजेस ऑब्वियसली वे नॉट वेरी कीन ऑन हेल्पिंग द आर्मी और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा था, उनका अनाज उनसे छीना जा रहा था। इन सारी चीज़ों के बाद, यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर का तूफान जब खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया दैट दे विल नाउ हैव टू रेज देयर वॉइस, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, और इंडियन नेशनलिज्म में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। ये वो समय था जब महात्मा गांधी ऑलरेडी वापस आ चुके थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने अगर प्री क्लास वीडियो देखा होगा तो आई एम श्योर आपको याद होगा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि महात्मा गांधी आपको क्या लगता है कि किस उम्र से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव हुए? एंड इट्स वेरी लाइकली दैट पीपल वुड बिलीव कि महात्मा गांधी तो 15 साल से एक्टिव हो गए होंगे या 25 साल से एक्टिव हो गए होंगे, he would have become active at a very young age, but you would be surprised to know that Mahatma Gandhi became active in the Indian freedom struggle way आफ्टर, मतलब वो 40 साल तक भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव नहीं थे, बिकॉज ही स्पेंड मोर देन 2 decades इन साउथ अफ्रीका, और ओनली आफ्टर जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं तब जाके वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव होते हैं। बट महात्मा गांधी के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने से इंडियन नेशनलिज्म ने एक नया चैप्टर शुरू किया। सो गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह was a technique that was developed by महात्मा गांधी। ये टेक्निक है एक पैसिव रेजिस्टेंस की। सो यू आर नॉट अग्रेसिव, आप जाके किसी के साथ वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बट आप रेजिस्टेंस अपना शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिट डाउन्स और धरनास और रैलीज। और यहाँ पे आप महात्मा गांधी की ऐसी सोच थी कि अगर आप सच के साथ हैं तो सूनर और लेटर आपकी बात को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया जाएगा बट एक्सेप्ट भी किया जाएगा, एंड देयर इज नो नीड फॉर वायलेंस इफ यू आर स्टैंडिंग विथ ट्रुथ। तो इस तरह की सोच के साथ सत्याग्रह की जो टेक्निक थी उसको महात्मा गांधी अब इंडिया में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब आते हैं वापस? तो 1915 में महात्मा गांधी वापस आते हैं। महात्मा गांधी वापस आने के बाद में he was observing कि किस तरीके से इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में चल रहा है, एंड he realized that शायद आज भी इंडिया का हर व्यक्ति इस फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ एलीट इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग जो शायद कुछ लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है शायद एक्टिव है इस फ्रीडम स्ट्रगल में। बट इस फ्रीडम स्ट्रगल के कामयाब होने के लिए इंडिया के हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा।
the lowest strata will have to get connected with this movement. And in his quest to know India better, he started a journey. He started traveling all over India to identify कि कहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है, and how can he bind them all in one particular movement. अपने इन्हीं जर्नीज के दौरान उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को जन्म दिया, जैसे कि चंपारण का सत्याग्रह, जहाँ पे कि इंडिगो यानी कि नील क्रांति, इसे इंडिगो रेवोल्यूशन या फिर नील क्रांति भी कहा जाता है, वेयर द ब्रिटिश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, यानी कि नील की खेती करने के लिए. नाउ इंडिगो एज अ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है जिसे कि अगर आप बार बार सक्सेसिवली कल्टीवेट करते हैं तो वो आपकी फील्ड की जो फर्टिलिटी है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है. And that's the reason why some of the Indian farmers were not very keen on successive cropping of indigo. But because British needed it for Manchester and Liverpool, जहाँ पे उसने अपना एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब डेवलप कर लिया था, इसीलिए वो फोर्सफुली इंडियन से ये वाला कल्टीवेशन करवा रहे थे. और इसके खिलाफ चंपारण में सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने इन द ईयर 1916. इसके अलावा दो और सत्याग्रह हैं जो बहुत फेमस हैं. वन वुड बी खेड़ा का सत्याग्रह, अगेन रिलेटेड विद फार्मर्स 1916 में, जहाँ पे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया, कोशिश करी कि जिन किसानों के लगान को माफ कर देना चाहिए, उसके लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाई. देन अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले मजदूर थे, उन लोगों के लिए भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया इन द ईयर 1918. तो आप समझ सकते हैं कि 1915 में वो इंडिया आते हैं, 1915 में वो इंडिया आते हैं और 1918 के आते आते उन्होंने ऑलरेडी तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लिया था. आई होप आपको ये बात बच्चों समझ में आ गई है, राइट? तो हम बात कर रहे थे कि 1919 में इंडियन नेशनलिज्म एक नई दिशा की तरफ मुड़ता है, एंड महात्मा गांधी ऑब्वियसली इस अध्याय को शुरू करते हैं. रोलेट एक्ट 1919 में आता है. ना रोलेट एक्ट के पीछे का सेटअप क्या था, क्या कहानी थी, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं. While the World War was going on, the British had suspended some of the rights or legal procedures जो हर citizen को मिलने चाहिए थे. For example, they had come up with such rules जहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के. So without any कोर्ट प्रोसीजर्स आप किसी को जेल में रख सकते हैं. प्लस बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जो कि शायद वॉर लाइक सिचुएशन के लिए फिर भी जस्टिफाइड हो, बट सिविलियंस को इस तरह की कंडीशंस में सब्जेक्ट करना व्हेन देयर इज नो वॉर गोइंग ऑन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जस्टिफाइड. बट ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि क्यों ना वो इन प्रोविजंस को जो उसने एज एन इमरजेंसी मेजर वॉर के दौरान शुरू किए थे, क्यों ना इन प्रोविजंस को वो परमानेंट कर दे, क्यों ना वो इन प्रोविजंस को हमेशा हमेशा के लिए एक लॉ बना दे, ताकि आगे भविष्य में उनके लिए बहुत आसान हो इंडियन रेवोल्यूशनरीज को या इंडियन रिबेल्स को कंट्रोल कर पाना. बिकॉज राउलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन वुड रिटेन अ लॉट ऑफ पावर और वो लीगल प्रोसीजर्स को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर पाएगा, फ्लाउट कर पाएगा, ऐसा उनका मानना था. एंड दैट्स व्हाई राउलेट एक्ट वाज गिवन बर्थ. बट ऑब्वियसली इंडिया हैड लर्नड मैन जो इस राउलेट एक्ट के पीछे की जो मंशा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको समझ चुके थे. इसीलिए देयर वाज इमेंस रेजिस्टेंस टू राउलेट एक्ट. 6th April 1919 observed as सत्याग्रह डे. 10th April 1919 को पुलिस जो है वो अमृतसर में फायरिंग करती है अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन. यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारी रैलीज निकाली जा रही थी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारे
प्रोसेशन निकाले जा रहे थे और वहाँ पे अमृतसर की एक घटना थी जहाँ पे कि पुलिस जो है 10 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर फायरिंग करती है। नाउ ऑब्वियसली अगर लोग शांति से अपनी रैली निकाल रहे हैं और आप उन लोगों के ऊपर फायर करते हैं, इट इज गोइंग टू हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए कि उग्र भीड़ जो थी, जो जनता थी, उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस पे, रेलवे स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि राउलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुए, वहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की नींव पड़ना शुरू हुई। राउलेट एक्ट के साथ ही शुरू हुआ। शायद राउलेट एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रीक्वल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खैर, अब 1919 का ही साल है और उसी घटना के कुछ दिनों बाद जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बहुत सारे लोग उस मेले में शामिल होने के लिए आए हुए थे। बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, एंड इट वाज अ हैप्पी टाइम। एट द सेम टाइम वहीं पे एक सभा भी थी जहाँ पे कि अभी जो राउलेट एक्ट के खिलाफ जिस तरह की चीजें हुई थी उसके ऊपर में भी बातचीत चल रही थी। बट देन नन ऑफ द पीपल वेर आर्म्ड, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, एवरीबडी वाज अनआर्म्ड। अब इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। द ब्रिटिश स्टोरी इज सच दैट ब्रिटेन ने ऐसे नियम बनाए हुए थे कि उस समय बिकॉज इतनी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे बिटवीन द पुलिस एंड द पब्लिक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 144 की एक धारा होती है, धारा 144, जिसके तहत ऐसा होता है कि 5 लोग से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। आपने भी सुना होगा कोविड के दौरान कई जगह पे इस तरह की धारा को लागू किया गया था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश ने भी कुछ इसी तरह के रूल बनाए हुए थे कि लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। बट इंडियंस इकट्ठा हुए और उन्होंने अनसुनी करी नियमों की, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ब्रिटेन वाज फोर्स्ड टू टेक अ स्टेप लाइक दिस। नाउ द इंडियन वर्जन और प्रॉब्ली द ट्रू वर्जन इज सच दैट बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल और बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं वो इस दौरान शहर आते हैं सामान खरीदने के लिए, मेले अपने अपने बच्चों को घुमाने के लिए। और ये वो लोग थे जिन तक शायद इस तरह की किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून की या ऑर्डर्स की खबर भी नहीं थी। सो दे हैड कम देयर और वो मेले में शामिल हो रहे थे। कोई किसी प्रकार की रैली में या किसी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उन लोगों का नहीं था। दैट्स द रीजन व्हाई सच अ violent take was unwarranted. The truth is, और जो कहीं ना कहीं शायद जनरल डायर, द मेन विलन ऑफ दिस एंटायर एपिसोड, ने अपने आगे के बयानों में कभी ना कभी कबूला भी है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आई वांटेड टू टीच द इंडियंस अ लेसन। मैं ये चाहता था कि ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो लोगों को इतनी बुरे तरीके से डरा दे कि आगे कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। सो दे वांटेड टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसकी वजह से उन्होंने सारे दरवाजों को बंद कर दिया एंड अंधाधुंध फायरिंग लोगों के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया गया। 1919 जलियांवाला बाग मसैकर, obviously it's one of the blackest days in Indian history and a lot of lives were lost, but इसने क्रांति की एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने शायद ब्रिटिश हुकूमत को भस्म कर दिया। दिस इज ये एक्चुअल कंपाउंड, एक्चुअल प्रेमाइस जहाँ पे कि जलियांवाला बाग एग्जिस्ट करता है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर या फिर I am just not able to recollect the name, दरबार साहिब, राइट, दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बिल्कुल पास में ही जलियांवाला बाग है और आज भी वहाँ पे वो बुलेट मार्क्स को प्रिजर्व करके रखा गया। दिस इज द मैन जो बुचर ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है, जनरल डायर, द बुचर ऑफ अमृतसर। दिस इज द मैन हु took the decision of opening fire on innocent people. Now obviously इस तरह की घटना का आफ्टरमैथ होना काफी जायज था।
और उस आफ्टरमैथ में इंडिया वेंट ऑन अ लॉकडाउन, राइट। हड़ताल, हड़ताल बनता है दो संस्कृत के शब्दों को मिला के, एक है ताला जो कि लॉक, और दूसरा है हाट। हाट का मतलब होता है बच्चों बाजार, तो जब बाजारों में ताले लग जाते हैं उसको अपने कहते हैं हड़ताल। तो हड़ताल और काफी विद्रोह जलियांवाला बाग मसैकर के बाद में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। ऑब्वियसली इट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एंड अराउंड पंजाब, बट इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी इस अपराइजिंग को देखने को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर इनफैक्ट, जिनको कि नाइटहुड से नवाजा गया था, यानी कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सर या नाइटहुड की उपाधि दी थी। आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर rejected his knighthood, or I want to be relieved of the knighthood. I would not want to be considered as a sir of a government जिसकी इस तरह की गंदी सोच है। Eventually ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था, it had to be called off due to widespread violence, because आप समझ सकते हैं कि जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे या कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आज जिनकी सबसे ज़्यादा पैठ थी, दैट पर्सन वाज महात्मा गांधी। एंड व्हेनेवर ये कई लोगों की काफ़ी बार ये शिकायत भी रहती है महात्मा गांधी से कि जब जब हमें ऐसा लगा कि इस बार तो हम अंग्रेज़ों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे हिंदुस्तान से, इस बार हम अंग्रेज़ों को करारा जवाब देंगे, जब वो टिपिंग पॉइंट आने लगता था तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते थे बिकॉज ऑफ वायलेंस। Now one way to look at it is कि महात्मा गांधी की वजह से हम शायद लेट हो गई और हमें आज़ादी थोड़ी बाद में मिली, बट that would not be the correct interpretation। बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो परिवार का मुखिया होता है, जो लीडर होता है, उसे सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। उसे ये भी समझना पड़ता है कि वायलेंस से अचीव करी हुई आज़ादी शायद हमारे काम भी नहीं आती। आप ये समझिए कि इंडिया ने इतना ज़्यादा वायलेंस को एलिमिनेट करना चाहा, हिंसा के पथ पे इतना ज़्यादा चलने की कोशिश की, फिर भी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद के जो या इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान का जो 1-1.5 साल का समय था, इट सॉ द वर्स्ट ऑफ द रायट्स एंड इट सॉ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डाइंग। तो आप समझिए कि अगर इफ द लीडरशिप इटसेल्फ वाज प्रमोटिंग वायलेंस, then these things could have been even worse। तो ये घटनाएं जो थी ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड की हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी ने ये डिसीजंस लिए, उनकी जो मजबूरियां थी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। सो मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वाइड स्प्रेड वायलेंस, नीड फॉर अ यूनाइटेड वाइड स्प्रेड मूवमेंट। एक तरफ तो ये डिसाइड किया गया कि इस मूवमेंट को फिलहाल रोकना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है, और बदला या वेंजेंस की स्पिरिट के ऊपर आप अपने फ्रीडम मूवमेंट को बेस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड द लीडरशिप ऑल्सो रियलाइज्ड कि अभी शायद मूवमेंट जो है अभी भी वो उतना वाइड स्प्रेड नहीं है जितना वाइड स्प्रेड उसे होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज इंडिया में उस समय रह रही थी, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, दे नीडेड टू कम टुगेदर। उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी, विदाउट विच अंग्रेजों के लिए कलेक्टिवली वो कभी भी खतरा नहीं बनने वाले थे। एंड अ वेरी good opportunity appeared in front of Mahatma Gandhi in the form of the Khilafat movement। खिलाफत मूवमेंट यानी कि जब ऑटोमन एम्पायर गिरा, when the fall of Ottoman Empire happened, the British remarkably reduced the territories under the Khalifa। एंड खलीफा जिसे कि मुस्लिम कम्युनिटी अपना स्पिरिचुअल लीडर मानती थी, उनके लिए ये एक पर्सनल अटैक जैसा था। एंड दैट्स द रीजन व्हाई द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी वांटेड टू bargain or negotiate or put pressure on the British in order to restore the territories that had been captured from the Khalifa।
इस तरह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। एंड महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को एक बड़ा मुद्दा बनाए, इसके दो फायदे हो सकते हैं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा एजेंडा आता है, एक नेशन वाइड विद्रोह या रिबेलियन को चलाने का। एंड सेकेंडली कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, जो दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज थी इंडिया की, वो दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है। और अगर एक ऐसा मुद्दा जो कि मुस्लिम्स के दिलों के बहुत ही करीब है, उसमें अगर हिंदू साथ देते हैं उनका, तो इवेंचुअली जब नेशन बिल्डिंग के लिए और बहुत सारे सत्याग्रह या और बहुत सारे रिबेलियन की जरूरत पड़ेगी, उस समय मुस्लिम कम्युनिटी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखी खिलाफत मूवमेंट में कि अगर अभी मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है, तो आगे भविष्य में मुस्लिम कम्युनिटी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश के ऊपर आगे दबाव बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ के खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया। ऑल्सो उन्होंने एडवोकेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसे एक अपना राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाए। फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करी गई थी खलीफा के ऊपर, जिसकी वजह से उनके पावर्स बहुत हद तक कम कर दिए गए थे। एंड द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया वांटेड हिज ओरिजिनल टेरिटरीज टू बी रिस्टोर्ड टू हिम। खिलाफत कमेटी का गठन होता है, जिसमें कि मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई, हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद और हसरत मोहनी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। इस कमेटी का पर्पस था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कन्विंस करे कि आप ऑटोमन एम्पायर के साथ बिल्कुल छेड़खानी ना करें। और 1914 से पहले की जो बाउंड्रीज थी, 1914 से पहले की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 पहले से की जो बाउंड्रीज थी, ऑटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी, वो उनके कंट्रोल में वापस दे दी जाए। आईएनसी ने अपने कैलकाटा सेशन 1920 में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तहत उन्होंने ये सत्याग्रह की शुरुआत की ऑन द खिलाफत इशू। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आईएनसी ने अपने कौन से सेशन में खिलाफत इशू के ऊपर सत्याग्रह करने को शुरू किया था। तो आपको बताना पड़ेगा 1920 के कैलकाटा सेशन में ये निर्णय लिया गया था। तो आप समझ रहे हैं 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, चांपानेर, खेड़ा और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह। 1919 में राउलेट एक्ट के खिलाफ रिवोल्ट होते हैं। पंजाब में रिबेलियन काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। अमृतसर में 10 तारीख को फायरिंग होती है पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, जिसके बाद रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पे अटैक करती है पब्लिक। इवेंचुअली इसी कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक एपिसोड है जलियांवाला बाग का मसैकर। एंड 1919 के बाद अब 1920 में हम खिलाफत मूवमेंट तक पहुंच गए। 5 साल के दौरान काफ़ी कुछ इंडिया में काफ़ी फास्ट स्पीड पे घटित हुआ है। इस सत्याग्रह के तहत लोगों ने अपने अपने टाइटल्स सरेंडर करना शुरू किया, ब्रिटिश जॉब्स को, गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू किया, स्वदेशी गुड्स, इंडिया में बने हुए गुड्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया, और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई। आईएनसी ने यह भी निर्णय लिया कि अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सप्रेस करने का प्रयास करती है, तो फिर एक और स्टेप आगे लेते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आपको समझना होगा कि 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस आर बोथ ऑब्वियसली वेज टू रेजिस्ट, बट उनकी डिग्री में बहुत फर्क है। जब मैं कहता हूं नॉन कोऑपरेशन, मतलब मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। If there is an opportunity जहाँ पे मेरे कुछ करने से तुम्हारा फायदा होता है, if I can help you, I'll stop doing that. I'll stop buying your goods. I'll stop using your products. I'll stop sending my students to your schools. I'll stop working for you. ये सारी चीजें जो है ये नॉन कोऑपरेशन है। I'm not breaking the law.
अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा, मैं आपके साथ नॉन कोऑपरेट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी लॉज, मैं किसी प्रकार के कानून को नहीं तोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस करने का प्रयास करती है तो आईएनसी ने ये निर्णय लिया कि दे आर विलिंग टू गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि हम कानून तोड़ेंगे, हम तुम्हारी बात मानने से मना कर देंगे, डिसओबे करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। Hindus and Muslims participated in the boycott movement. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी का चरखा भी यहाँ पे नजर आ रहा है, इस्लाम का फ्लैग भी यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड एक बहुत ही लाजवाब ये दृश्य था जहाँ पे कि पहली बार नेशनल लेवल पे हिंदूज और मुस्लिम्स ने एक साथ आके एक बहुत बड़े मूवमेंट को जन्म दिया था। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट शुरू तो हुआ काफी जोश से। जब शुरुआत हुई तो इसका इम्पैक्ट कैसा था? स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, कह दिया, बच्चों ने कह दिया हमें आपकी स्कूल में नहीं पढ़ना, टीचर्स ने कह दिया हमें आपकी स्कूल में नहीं पढ़ाना। लॉयर्स जो थे वो कोर्ट छोड़ छोड़ के बाहर आ गए कि भैया हमें ऐसी ब्रिटेन की कोर्ट्स में काम नहीं करना। फॉरेन क्लोथ्स को रिजेक्ट कर दिया गया। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ये मोमेंटम क्या बहुत लंबे समय तक चल पाया? आप समझिए कि आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हो, आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। आपके घर में आज दूधी की सब्जी बनी है, आपने कह दिया मैं नहीं खाता, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद जब भूख लगेगी, अब अगर तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बहुत बढ़िया बात है। इफ यू हैव अनदर ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तेवर दिखाएंगे और नहीं खाएंगे दूधी की सब्जी। अपने पास दूसरा ऑप्शन था, छुप के वो खा लेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ बस वही सब्जी, तो फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद आपका मोमेंटम टूटेगा एंड यू विल बी फोर्स्ड टू ईट दैट फूड। इसी तरीके से हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन क्या इंडिया में उस तरह का एजुकेशन नेटवर्क डेवलप हुआ था उस समय कि हम उन स्कूल्स के बिना सरवाइव कर पाए? और लॉयर्स अगर कोर्ट छोड़ देते, इवेंचुअली उनके रोजगार के लिए क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था? फॉरेन क्लोथ्स को हमने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन क्या इंडियन टेक्सटाइल मिल्स इस क्वांटम में प्रोडक्शन कर सकती थी और ऐसी कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सकती थी कि हम सरवाइव कर पाए फॉरेन गुड्स के बिना? आंसर इज नो। जिसकी वजह से इवेंचुअली ये मूवमेंट में स्लो डाउन आने लगता है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो बच्चे वापस स्कूल जाने लग जाते हैं, टीचर्स वापस पढ़ाने लग जाते हैं, लॉयर्स वापस कोर्ट में आ जाते हैं। और इंडिया का जो हैंडलूम कपड़ा था वो काफ़ी महंगा पड़ता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचा और शायद फॉरेन क्लोथ्स वापस इंडिया आने लगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अलग अलग वर्ग में, अलग अलग हिस्सों में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से कंसिडर किया जा रहा था। हाउ वाज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रीडिंग इनटू इट, और वो इसको किस तरीके से समझ रहे थे? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। रेबेलियन इन द कंट्री साइड के बारे में बात करते हैं। कंट्री साइड का मतलब आई एम श्योर आप जानते हैं, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज को हम कंट्री साइड कहते हैं। दिस पर्सन इज बाबा रामचंद्र। पेजेंट मूवमेंट डेवलप्ड अंडर बाबा रामचंद्र इन अवध, जहां पे कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, अबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार का मतलब होता है जब आपको बिना किसी वेजेस के काम करवाया जाता है। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे, जो लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, लोगों के वो शोषण कर रहे थे, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार। बॉयकॉट को हम कहते हैं बच्चों बहिष्कार। सोशल बॉयकॉट यानी कि उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, उनके घर कोई काम करने ना जाए, उनके यहाँ कोई शादी हो, कोई उत्सव हो तो उनका कोई हाथ ना बटाए, कोई नाई उनके बाल ना काटे, कोई धोबी उनके कपड़े ना धोए। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिनाई सच सर्विसेज टू लैंडलॉर्ड्स। यानी कि जो भी इस तरह के ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, जो शायद अंग्रेजी हुकूमत के इशारों पे आके अपने ही देश के किसानों को तंग करने के लिए तैयार रहते थे, तो उन लोगों के खिलाफ रूरल एरिया में, कंट्री साइड में एक
अलग तरह का सामाजिक रिवोल्ट चल रहा था। इन अक्टूबर 1920 अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर मेंबर्स। अब आप समझिए कि 1920 में किसान अवध सभा की शुरुआत करी गई और एक महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे खुल गई और भी जो रूरल एरियाज थे दे वर आल्सो वार्मिंग अप टू दिस आइडिया और हर जगह पे इस तरह की किसान सभाएं बन रही थी। जो ताल्लुकदार थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके घरों पे अटैक हो रहे थे, बाजारों से फूड ग्रेन्स लूटे जा रहे थे, जो ग्रेन होर्डर्स थे यानी कि जो जमाखोरी का काम किया करते थे, किसानों से सस्ती कीमतों पे अनाज खरीद के जो सप्लाईज को मैनिपुलेट किया करते थे ताकि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएं, उन लोगों से उनके अनाज लूटे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शायद नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट तो चल रहा था कंट्री साइड में, लेकिन वहाँ पे नॉन वायलेंस की बात को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था और लोग अपने ही तरीके से नॉन कोऑपरेशन को इंटरप्रेट कर रहे थे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज बाय ट्राइबल पेजेंट्स। ट्राइबल का मतलब आप जानते हैं बच्चों, तो आदिवासी समाज जो है उसने किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन को कंसिडर किया। यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल के लीडर थे उस समय और इन्होंने अपने ही तरीके से गांधी जी के मूवमेंट को कंस्ट्रक्ट किया। तो इन्होंने कहा कि गांधी जी चाहते हैं कि हम किसी को टैक्स ना दें, सरकार को टैक्स देना बंद कर दें और सरकार से हमारे अधिकार की जो भी चीज़ें हमें लगती हैं हम उनसे वापस छीन सकते हैं, इसके लिए वायलेंस करने में भी कोई बुराई नहीं है। सो नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। इस तरह की इनकी इंटरप्रिटेशन थी गांधी जी के स्वराज की। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल और इन्होंने कहा कि हाँ हमें इस तरह का सेल्फ रूल करना, हम खुद ही रूल करेंगे। अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड अंडर अल्लूरी सीताराम राजू इन द गुरडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। गुरिल्ला मूवमेंट या जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं, छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसका मतलब होता है कि आप देयर आर सर्टेन हाइडआउट्स जहाँ पे आप छुपे हुए रहते हैं और जब भी वहाँ पे आपके दुश्मन की छोटी टुकड़ी या छोटी सेना या कॉन्वॉय जा रहा होता है तो यू टेक देम बाय सरप्राइज और आप उन्हें लूटते हैं और वापस से जंगलों में पहाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। इस तरह की युद्ध प्रणाली को हम कहते हैं छापामार युद्ध प्रणाली, जिसको कि शिवाजी ने और महाराणा प्रताप ने काफ़ी पॉपुलराइज किया था। ठीक है, चलिए। तो राजू परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि अल्लूरी सीताराम राजू वाज अ गांधीयन इन हिज ओन राइट, कि गांधी जी के जो ये प्रिंसिपल्स थे कि लोग खादी पहने और किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, बिकॉज ट्राइबल्स में भी काफ़ी ज़्यादा नशे का सेवन की पद्धति थी। सीताराम राजू ने लोगों को जगाया कि हमें इससे दूर होना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों की वजह से शायद हमारा समाज तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो वील हैव टू मूव अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन एंड वील हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। He believed in use of force and Gurdem rebels attacked police stations and attempted to kill British officers। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आने वाले समय में ये मूवी आ रही है, देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा राजू के बारे में। चलिए, स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस का मतलब होता है बच्चों की जहाँ पे कमर्शियल क्रॉपिंग की जाती है बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके। एंड ब्रिटिशर्स इसमें काफ़ी एक्सपर्ट थे, उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड शुगर केन प्लांटेशंस थे, टी प्लांटेशंस थे, कॉफ़ी प्लांटेशंस थे, रबर प्लांटेशंस थे, जिनमें काम करने के लिए वो अपने गुलामों का, अपने जहाजियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वेर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन एरिया। इनको अपने घरों जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, छुट्टी नहीं दी जाती थी और ये 4 साल 5 साल 6 साल बहुत ही बुरी लिविंग कंडीशंस में रह के इन प्लांटेशंस में काम किया करते थे। As per the Inland Immigration Act of 1859, the plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without official permission।
पीपल रेयरली गॉट सच परमिशन, यानी बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते और परमिशन आपको कभी मिलती नहीं थी। तो जब इन वर्कर्स को पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इनको भी ऐसा लगा कि अब हमारे पास भी अधिकार है कि हम भी अपने अपने घर जा सकें, हम भी नॉन कोऑपरेट करें। बट इन लोगों को पकड़ लिया गया एंड दे वर ब्रूटली बीटन अप एंड इट डिड नॉट रियली स्पैन आउट वेल फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्लांटेशन वर्कर्स का पे क्या इम्पैक्ट रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो आप बताएंगे शायद उनको लगा था कि वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आड़ में इन प्लांटेशंस को छोड़ के अपने घरों की तरफ जा पाएंगे, बट उन लोगों को दोबारा पकड़ लिया गया, दे वर टोटली बीटन। अब हम आ जाते हैं एक और बहुत बड़े इंसिडेंट के बारे में जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट अगेन जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गांधी जी के ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि जब भी मूवमेंट बहुत ज्यादा तूल पकड़ता था तब गांधी जी मूवमेंट को बंद कर देते थे, और ऐसा ही कुछ चौरी चौरा इंसिडेंट में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश को उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 4 फरवरी 1922 की बात है जिस दिन ये चौरी चौरा की घटना हुई। What led to this incident? I'm sure आप सबको याद है, सबको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट में बेसिकली लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था और गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोग इस तरह के वायलेंस को अपने हाथों से अंजाम देते हैं तो शायद हम अभी भी आज़ादी के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए मैं इस मूवमेंट को बंद करता हूँ। तो बट व्हाट लेड टू पीपल बर्न द पुलिस स्टेशन, तो बात 2 दिन पहले की है। 2 फरवरी 1922 को पीपल वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई मीट प्राइसेस इन द मार्केट प्लेस। वेरी वेरी वैलिड, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और इसी दौरान उनके कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में। The protest became violent and in retaliation of firing by the police, the protesters set the police station on fire। यानी कि ये जो संघर्ष था ये हिंसक होता गया, और इवेंचुअली जब पुलिस ने फायरिंग ओपन करी तो लोगों ने गुस्से में आके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 3 सिविलियंस और लगभग 22-23 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। इससे गांधी जी को बहुत आघात हुआ और गांधी जी ने इस मूवमेंट को यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम मूवमेंट, की किस तरीके से इंडियंस को क्या अग्रेसिव होना चाहिए, क्या उन्हें होम रूल की तरफ काम करना चाहिए, या किस तरीके से इंडियन शुड ऑर्गेनाइज देयर फ्रीडम मूवमेंट। तो एक तरफ CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड वांटेड टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, यानी कि इनका ऐसा मानना था कि ये बहुत ज़्यादा ये वायलेंस हो रहे हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराब हो रहा है, इससे अच्छा हम वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जहाँ पे कि भाई हम अंग्रेजों से मीटिंग्स किया करेंगे, उनको कहा करेंगे कि भाई हमें नॉमिनेशन दिया जाए, पार्लियामेंट में हमारी बात का इम्पोर्टेंस रखा जाए, धीरे धीरे करके हमारी सीटें बढ़ाई जाए, और एक इस तरह का तरीका हम अपनाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड अदर आर्ग्यूड फॉर फोर्सफुल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों का ऐसा मानना था कि अब हमारा मांगने का समय नहीं रहा है, मांगने से अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, वेट करने से कुछ नहीं होगा, हमें अब अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा, नॉट बाय वायलेंस बट मास एजिटेशन करना पड़ेगा। हजारों लाखों की भीड़ जब एक बात डिमांड करेगी तो ऑटोमेटिकली किसी भी सरकार को झुक के उन्हें ये चीज देनी ही पड़ेगी। नाउ एक तरफ अपन ने शुरू किया था चैप्टर और हमने बात करी थी कि ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफी नुकसान हुआ था एंड दे वर रीलिंग अंडर द प्रेशर। टू मेक थिंग्स वर्स देयर वाज द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1920s एंड 30s, जहाँ पे कि यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डेट्स को चुका नहीं पा रहा था वो इस क्रैश से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, एंड
लगभग यूरोप में बहुत सारी जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जर्मनी की अगर मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाऊं, जर्मनी में इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन होता है कि नोटों की कोई कीमत नहीं रहती है। वो बच्चों के लिए पतंग बनाने की चीज़ बन चुकी थी। एक नोट को प्रिंट करने में ज़्यादा वैल्यू खर्च हो रही थी रैदर दैन जो उस नोट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी। तो आप यू कुड टेक ट्रक लोड्स ऑफ नोट्स और आपको उसके बदले में एक पैकेट ब्रेड भी शायद नहीं मिल रहा था। तो आप देखिए, दिस इज अ वेजिटेबल सेलर और किस तरह के प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। हजारों में, लाखों में एक एक फल सब्जी बिक रही थी। तो इसकी वजह से भी अगेन आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट स्ट्रांग होता जा रहा था मास एजिटेशंस की वजह से, या महात्मा गांधी की इंक्लूसिव अप्रोच की वजह से पूरा इंडिया कनेक्ट हो रहा था उस मूवमेंट से, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के फाइनेंशियल चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। 1928 अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा कि भाई ठीक है, चलो हमने समझा है कि इंडियंस का अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनकी डिमांड है कि उनकी बातों को सुना जाए, पार्लियामेंट में उनको एक वॉइस मिले। इसके लिए हम एक कुछ चेंजेस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, जिससे कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया अंडर जॉन साइमन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट चेंजेस, कि किस तरीके से संविधान में परिवर्तन करना होगा ताकि इंडियंस को भी उनकी राय मिले और उनको उनका वॉइस या अपनी ओपिनियन रखने का मौका मिले। हाउएवर इंडियन लीडर्स ने अपोज किया कि आपने इंडियंस की राइट्स के लिए एक कमीशन बनाई है और उसमें कोई इंडियन नहीं है। इंडियंस लीडर्स अपोज्ड एज देयर वाज नो इंडियन इन इट। अगर आप इंडियंस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको इंडियंस की प्रॉब्लम बताने के लिए ज़रूरी है कि आप इंडियन मेंबर को उसमें शामिल कीजिए, जो आपको बताए कि एक्चुअली किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक हिंदुस्तानी। और इसी के साथ साइमन कमीशन के खिलाफ भी विद्रोह होने लगा और साइमन गो बैक, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा नारा। 1928 में साइमन गो बैक के नारे पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। In October 1929, Lord Irwin offered Dominion status. Dominion status का मतलब होता है कि भाई आपके झंडे के ऊपर इंग्लैंड का झंडा रहेगा, आप गुलाम रहेंगे, however आपको अपने इंटरनल डिसीजंस लेने की थोड़ी आज़ादी दे दी जाएगी, but at the end of the day you would remain colony of the British government. But by now हमारी at one point of time we would have probably lapped up this offer, क्योंकि हम खुद at one particular point of time होम रूल मूवमेंट से खुश थे, बट अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था and we did not want the Dominion status. In December 1929, Lahore Congress under Jawaharlal Nehru demanded पूर्ण स्वराज। आप सबको बाल गंगाधर तिलक की ये बात याद हो कि स्वराज is my birthright and I shall have it, right? चलिए, तो 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day, यानी कि खुद ही ये घोषणा भी कर दी कि भाई पूर्ण स्वराज लेंगे और 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे। नाउ प्रॉब्ली यू वुड अगेन अप्रिशिएट कि वाई हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में 26 जनवरी के दिन ही क्यों चुना। ठीक है, इट वाज बिकॉज कांग्रेस ने सबसे पहली बार जो अपनी आज़ादी का दिन चुना था, दैट वाज 26 जनवरी। एक छोटा सा रिवोल्ट और है जो काफ़ी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्ट या दांडी मार्च। सॉल्ट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नमक ऐसा प्रोडक्ट है बच्चों जिसका कोई easy substitution नहीं है, you don't find an alternative to salt. तो in order to capitalize on that, British government ने salt के production के ऊपर अपनी monopoly जमाई हुई थी and they used to sell it at a massive profit. Salt was taxed heavily and was a major source of revenue for Britain. गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड रखी, जिनमें से एक था सॉल्ट टैक्स का अबॉलिशन।
जब लॉर्ड इरविन अग्री नहीं करते हैं, गांधी जी लॉन्च द डैंडी मार्च. He left Sabarmati Ashram on the 12th March 1930 with 78 followers and reached Dandi on 6th April. अपने 78 लोगों के साथ वो वहाँ से निकलते हैं और 12 मार्च से 6 अप्रैल के दौरान अपने डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन विथ गांधी जी. तो आप समझिए कि वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अहिंसा को प्रमोट करता था, शांति प्रिय व्यक्ति था, उसने ये निर्णय लिया कि अब नॉन कोऑपरेशन से एक स्टेप ऊपर जाना होगा और सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करनी होगी. तो गांधी जी ने जब समुद्र किनारे जाके एक नमक के ढेले को उठाया और फेंका और कहा ये बना दी मैंने सॉल्ट और तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जहां पे पहली बार हम अब नॉन कोऑपरेशन से आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारी बात नहीं मानते. ठीक है जी. तो सॉल्ट लॉ को वायलेट किया गांधी जी ने बाय बॉइलिंग सी वाटर, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अलाउड नहीं था, मोनोपोली थी, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना सकती थी. गांधी जी ने इसके बावजूद सॉल्ट का बनाया और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है. फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट, लिकर शॉप्स को पिकेट कर लिया जाता. पिकेट करना मतलब उसमें तोड़फोड़ करना, वहां से सामान ले जाना. पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, विलेज ऑफिसर्स रिजाइन्ड. Colonial government wanted to crush the movement and it started arresting Congress leaders. Colonial government को पता था कि ये movement इस तरीके से अगर इनको unaddressed रखा जाएगा तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. So they started arresting the Congress leaders. Satyagrahis were attacked, women and children were beaten up, and about 1 lakh people were arrested. 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया. Arrest of Khan Abdul Ghaffar Khan on April 1930 resulted in violent protests in पेशावर. आप सबने नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें प्यार से लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं. फ्रंटियर बॉर्डर को कहते हैं और फ्रंटियर गांधी यानी कि बॉर्डर के पार के गांधी. बॉर्डर के इस तरफ महात्मा गांधी थे और बॉर्डर के उस तरफ जिस व्यक्ति को ये गांधीयन होने का दर्जा दिया जाता है उन्हें उसे खान अब्दुल गफार खान कहते हैं. ठीक है. तो जब इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई तो महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड ही वाज फोर्स्ड टू एंटर इनटू अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन, यानी कि उनको समझौता करना पड़ा. और एक बार फिर से अपने को यहाँ देखने को मिलता है कि मूवमेंट अपने उफान पे आता है लेकिन उसे रोकना पड़ता है. दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, बट काफी निराश होकर वहां से लौटते हैं बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट रियली कोऑपरेटिव. जब वो यहाँ आते हैं उन्हें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, खान अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया है. और तब महात्मा गांधी एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं. बट अब तक आप देख चुके कि इतनी बार मूवमेंट लॉन्च हुआ और बंद हुआ, लॉन्च हुआ और बंद हुआ, बट इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा मोमेंटम वो मूवमेंट गेन नहीं कर पाया. 1928 में पैरेलली अगर हम देखें तो और भी लोग थे जो अंग्रेज़ों को सबक सिखा रहे थे. रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लाइक भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, और इन्होंने फाउंड किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी फिरोजशाह कोटला में मीटिंग करके. आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में आप लोगों ने सोशलिज्म का चैप्टर पढ़ा है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स की सोच जो है वो दुनिया के और हिस्सों में पहुंची, और भगत सिंह भी उन्हीं में से एक थे जो कि कार्ल मार्क्स की या स्टालिन की बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते थे. मीनिंग ऑफ द मूवमेंट्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, इसके ऊपर आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप तो इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना होगा कि अलग अलग ग्रुप्स के लिए मूवमेंट का क्या मायने था. कंट्री साइड में क्या था तो पता चलता है कि रिच पेजेंट कम्युनिटीज जो थी, जैसे कि पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी, ये लोग एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे और ये इस विद्रोह में शामिल हो रहे थे. पुअर पेजेंट्री, पुअर पेजेंट्स जॉइंड रैडिकल मूवमेंट, यानी पुअर पेजेंट्स जो थे वो शायद बाबा रामचंद्र जैसे लोगों के साथ थे, सीताराम राजू के जैसे लोगों के साथ थे, जो कि रैडिकल स्टेप्स ले रहे थे, जहाँ पे कि उनको रेंट पे करने से बचाया जाए, जहाँ पे कि वो ब्लैक मार्केटियर्स को या ऐसे ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स को अटैक करें और बदला ले सकें. तो पुअर पेजेंट्री जो थी वो आईएनसी की सोच से कम प्रभावित थी और जो रेडिकल लीडर्स थे उनके साथ ज़्यादा मोटिवेटेड थी. आईआईसीसी एंड एफआईसीसीआई यानी कि
जो इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि जीडी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास एक्सेट्रा, इन लोगों ने इस तरह की एसोसिएशंस बनाई, चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाए, जहाँ पे कि ये लोग आपस में कलेक्टिवली फाइट कर सकें ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर किसी प्रकार के बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस ना लगा सके। जो वर्किंग क्लास थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द ठीक है जी। चलिए, इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इस मूवमेंट का था वो ये भी था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एंड अगेन द क्रेडिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट गोज टू Mahatma Gandhi for this, because Mahatma Gandhi had been able to inspire women, and urban areas में जो high caste families की women थी या फिर rural areas में भी जो rich peasant families को belong करती थी, उन महिलाओं ने हिस्सा लिया इस विद्रोह में। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, अगेन अ क्वेश्चन जिस पे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिटेशंस थी। तो आइए देखते हैं। ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। नाउ ये कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम के तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो शायद आज भी इंडिया को अंदर ही अंदर खा रही है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलिटिज्म। छोटी जाति, बड़ी जाति, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, इन इस तरह की चीज़ों से हमें आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है, राइट। यानी कि ये जो इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन इन द हैंड्स ऑफ रूलर्स, फिर वो चाहे राजा हो या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या फिर आज के पॉलिटिशियंस हो। जब तक आप ये पावर किसी और को नहीं देते तब तक कोई आपको लड़ा नहीं सकता, आपके अंदर विभाजन नहीं कर सकता। बट द मोमेंट यू एंड अप गिविंग दिस पावर टू योर लीडर्स, दे आर वेरी capable of manipulating your emotions and making you fight with your own people. तो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर पोजीशन पे बहुत सारे कंजर्वेटिव हिंदूज भी थे जो शायद दलितों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते थे या उनके जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि गांधी जी पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। गांधी जी कॉल्ड दलित्स हरिजन, यानी कि मैन ऑफ गॉड। He organized सत्याग्रह to secure their entry into temples and access to wells, tanks, etc. यानी कि उनको किसी भी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार सामना ना करना पड़े, उन्हें मंदिरों में, उन्हें तालाबों में, कुओं को एक्सेस करने की पूरी आज़ादी मिले। इसके लिए महात्मा गांधी ने काफ़ी स्टेप्स उठाए। हाउएवर, जो दलित लीडर्स थे उनको ये लगा कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, दीज स्टेप्स ये खाना पूर्ति हैं, एक टोकन जेस्चर है, rather than real intention of bringing about a change in the lives of these Dalits or socially backward or oppressed people. इस वजह से एक नया लीडर उभर के आता है जिसकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, and this person is none other than भीमराव जी Ambedkar. B.R. Ambedkar differed with Gandhi at the second round table conference by demanding different electorates for Dalits. He organized Dalits into depressed classes association and British admitted Ambedkar's demand. Obviously British तो चाहते ही थे कि जितने ज़्यादा लोग लड़ें आपस में उतना ही बेहतर है। However, गांधी जी की तर्क को अम्बेडकर मानते हैं। Ambedkar accepted Gandhi's demand, and by Pune Pact of 1932, depressed classes were given reserved seats in the provincial and central legislative council. अब एक तरफ तो दलितों का और सवर्णों का क्लैश था, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम क्लैशेस, और इन्हें कोई भुला नहीं सकता बच्चों। दीज आर द इवेंट्स जो आज भी लोगों के मानस पटल पे अंकित हैं। दे आर प्रिंटेड ऑन आवर इमेजिनेशन। द काइंड ऑफ वायलेंस दैट हिंदू मुस्लिम क्लैशेस लेड टू, which most of us have probably been
able to see in the form of documentaries or short films or movies. But I mean, it runs chill in spine कि किस तरह का वो मोमेंट रहा होगा जब इतने ज़्यादा क्लैशेस और इस तरह का वायलेंस इंडिया को फेस करना पड़ा. क्या कारण थे? After the decline of Khilafat movement, a large section of Muslims separated from the Congress. यानी कि खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो कौमी एकता हिंदुस्तान में आई थी, it soon fizzled out because after the खिलाफत मूवमेंट they again उनको ऐसा लगा कि शायद हमारे मसलों पे, हमारे मुद्दों पे कांग्रेस को कोई इच्छा ही नहीं है एक्ट करने की. Congress came to be associated more with Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha. 1930 Sir Muhammad Iqbal, president of the Muslim League, demanded separate electorate for Muslims. और यहाँ से कहीं ना कहीं पॉपुलर हो जाती है द टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी की जो ये कहती है कि भाई हम दो अलग लोग हैं, दो अलग तरह के हमारी विचारधारा है, इसलिए there is no reason why we should be forced to stay in the same country, so there should be two different nations for us. Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in Central Assembly and representation in Bengal and Punjab would be in proportion to the population. But M.R. Jaikar led Hindu Mahasabha strongly opposed it. इस वजह से कहीं ना कहीं I mean there are various books और probably essays जहाँ पे लोग ऐसा बताते हैं कि दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, किसी के ये स्टेप लेने से शायद ये बंटवारा रोका जा सकता था, इंडिया एंड पाकिस्तान साथ में हो सकते थे. बट इफ़ यू आस्क मी, आई वुड बिलीव कि जवाहरलाल नेहरू के किसी एक स्टेप की वजह से, या महात्मा गांधी के किसी एक स्टेप की वजह से, या हिंदू महासभा के किसी एक स्टेप की वजह से, और फॉर दैट मैटर जिन्ना के किसी एक स्टेप की वजह से ना तो पाकिस्तान बना और ना ही उस एक स्टेप की वजह से पाकिस्तान को बनने से रोका जा सकता था. इट वॉज अ वेरी वेरी फंडामेंटल इशू, एक बहुत ही फंडामेंटल इशू था जो लोगों के दिलों में घर कर चुका था. और इसका होना या ना होना मासेस के इंटेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं रिलाय करता था. नाउ ऑब्वियसली ब्रिटिश डिसाइडेड टू फैन द फायर एंड उन्होंने कोशिश ही ऐसी की कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, जितना हो सके इस दूरी को, इस आपसी मजहबी टेंशन को और ज़्यादा भड़काया जा सके, ताकि दोनों पार्टीज आपस में लड़ती रहें और कलेक्टिवली बार्गेन ना कर पाएं. खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. आज भी अगर दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स कलेक्टिवली स्टेप्स लें और रियलाइज कर लें कि इन दोनों की लड़ाई में हमेशा फ़ायदा या ब्रिटेन का या चाइना का या अमेरिका का, किसी और का ही लिखा हुआ है, हम दो कंट्रीज़ के आपस में लड़ने की वजह से हमारा कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. राइट? तो ये अगर हम रियलाइज़ करें और हमारी सरकारें इसके तरफ काफ़ी कमिटेड हो के डिसीजंस लें, आई एम श्योर वी कैन be another example just like US and जापान. आज आइडियली देखा जाए तो यूएस और जापान को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए. राइट? यूएस ने जापान के ऊपर नागासाकी हिरोशिमा में एटम बॉम्ब का ब्लास्ट किया, बट स्टिल एंड जापान ने पर्ल हार्बर को उड़ा दिया था. बट अगर आप देखो, इतनी रंजिशें होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में जो दो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करती थी, जो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो जापान और यूएसए है. एंड दैट कुड हैव बीन अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान. चलिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग, हमारे लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं कि किस तरीके से इंडियंस के अंदर, जैसा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है क्लास 9 में कि नेशनल एंथम्स बनाए गए, भाषा को प्रमोट किया गया, पुरानी स्टोरीज और लेजेंड्स सुनाए गए ताकि आपके अंदर एक प्राइड आप महसूस कर सकें. ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ. आप सबने भारत माता नाम सुना. दिस इज़ द मैन जिसने पहली बार एलेगरी को जन्म दिया, भारत माता को. राइट? बिकॉज जब उन्होंने लिखा वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब आई बाउ टू दी माई मदर, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम,
यानी कि आपके पास में रिचेस है, आपके पास में ब्राइटनेस है, आप जिस तरीके से हवा चलती है, जिस तरीके से ब्रीज, कोल्ड ब्रीज बहती है जो लोगों को शांत करती है, उस तरह का आप मुझे ब्लेसिंग दें। इस तरह की बात इस सॉन्ग में लिखी गई और यहीं से भारत माता का कॉन्सेप्ट जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इंडिया को दिया। इसके अलावा देयर इज अनदर पर्सन, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस एलेगरी को एक विजुअल शेप दिया और भारत माता की इस तरह की पेंटिंग को बनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो ये पेंटिंग थी, इवेंचुअली आप देखिए कि किस तरीके से ये भी अपने आप में कमर्शलाइज हो गई और अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स और बाकी और भी जो कंपनीज थी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो ब्रिटिश कंपनीज भी थी या ब्रिटिश सब्सिडरी कंपनीज भी थी, वो भी शायद भारत माता की तस्वीर चिपका के अपना कपड़ा इंडिया में बेच रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग को धीरे धीरे पैदा किया जा रहा था, बीट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सॉन्ग, बीट इन द फॉर्म ऑफ एन एलेगरी जो भारत माता की बात करती है। रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाल एंड नतेशा शास्त्री जो कि मद्रास से थे, इन्होंने फोक टेल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, सॉन्ग्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जो कि नेशनलिज्म के आइडिया के स्प्रेड में काफ़ी सहायक साबित हुए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडियन फ्लैग ने अपना रूप बदला। हाउ डिड इट चेंज? द फर्स्ट वन दैट यू सी इज द फ्लैग दैट वाज चोजन इन द ईयर 1906। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 लोटस के फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वी हैड 8 प्रोविंसेस बैक देन। 1907 में ये थोड़ा सा चेंज होता है। दोनों ही फ्लैग में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ सन एज वेल एज अ मून, जो कि शायद इंडिया की जो 2 प्रोमिनेंट कम्युनिटीज थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनको डिनोट कर रहा है। 1917 का जो फ्लैग है, ये होम रूल की बात उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इंडिया में। इस वजह से आप देखिए कि उस फ्लैग के अंदर में यूनियन जैक भी आपको दिखाई दे रहा है। 1921 का जो फ्लैग है वो गांधी जी को दिया गया, जहाँ पे कि गांधी जी ने अपने चरखे को वहाँ पे ऐड किया इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर द इंडियन फ्लैग। इवेंचुअली 1931 में हम लगभग आज के फ्लैग के आसपास पहुंचे और बाद में इससे चरखे को हटा के अशोक चक्र को रिप्लेस कर दिया गया। एंड दिस इज द फ्लैग दैट वी यूज राइट नाउ इन द ईयर 2022। आगे की हम बात करें तो कुछ जो इंडियन हमें लगता था कि हमारे वीर थे और उनकी जो शौर्य गाथाएं थी, उनको भी क्रॉनिकल किया गया ताकि Indians could take pride in their past. So be it in the form of महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और विक्रमादित्य, इनकी स्टोरीज को भी easy and palatable फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया, पब्लिश किया गया, ताकि Indians could take pride in their ancestry, Indians could take pride in their roots. And at the end of the day, we can conclude by saying that Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's sufferings into an organized and united movement for independence. And इन सभी लोगों के संघर्ष, इन सभी लोगों की sacrifices और इन सभी लोगों की मेहनत से we got the privilege of being born in an independent India. All right then, I'll see you again. Bye bye.